बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो कल हमने जो जैव विविधता पार्ट पढ़ा था उसका कुछ पार्ट आज बचा हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बाद हम प्रदूषण के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो एक बार आवाज़ के लिए आप लोग जैसे जुड़ते जाइएगा क्लियर कर दीजिएगा कि आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कोई दिक्कत हो वॉइस प्रॉब्लम तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा और जैसे जुड़ते जाएं लाइक और कमेंट करते जाएं। जो लोग नए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग आज अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो लोग जुड़ते जाएं लाइक कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। तो ईवीएस के लिए जैसे हमने शुरू किया था तो आज हमें पढ़ना है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये कितने तरीके से बांटे गए हैं। इनको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ पे इनको आरक्षण दिया जाता है। तो इनको कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। तो वो 3 होते हैं, कोर क्षेत्र होता है, मध्यवर्ती क्षेत्र होता है और अवान्तर यानी कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। ये तीनों जोन होते हैं, इनमें हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को बांटते हैं। फिर ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर आते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की ये जो संकल्पना थी ये किसने दी थी। क्योंकि कुछ भी चीज़ होती है तो सबसे पहले देखा जाता है ना कि शुरुआत कहाँ से हुई है, इसको शुरू किसने किया है। तो इन चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। तो उससे रिलेटेड है कि हम इसकी संकल्पना कब सबसे पहले हुई। फिर विश्व में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, भारत में कितने हैं, यूनेस्को ने कितनों को अपने में भारत के जो है उनको शामिल किया है, रेड डाटा बुक क्या होती है और फिर सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, कुछ फेमस है, सबसे पहला कौन सा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब जैव विविधता का ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रदूषण फैलाती हैं। सब चीज़ों के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जैसे जुड़ते जाइए लाइक और कमेंट करते जाइए। उस चीज़ का थोड़ा सा इंतज़ार है कि जितने लोग जुड़ रहे हैं तो आप लोग बता दीजिएगा। जैसे जैसे जुड़ते जाएं बताते जाइएगा। गुड इवनिंग, जैसे लोग जुड़ रहे हैं ठीक है, कमेंट कर रहे हैं, लाइक भी करते जाइएगा। तो हम लोग अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। जैसे लोग जुड़ रहे हैं लाइक कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सबसे पहली बात ये कितने प्रकार का होता है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, आवाज़ के बारे में एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आवाज़ सही से आ रही है या नहीं आ रही है। एक बार वॉइस का क्लियर कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं तुरंत, ठीक है। शुरू कर रहे हैं, आवाज़ के लिए बता दीजिएगा आप लोग। बात कर रहे थे कितने प्रकार के होते हैं। कोर जोन होता है, बफर जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। क्या है कि जैसे कोर जोन जो होता है जब उस क्षेत्र में है जहाँ भी जंगल होते हैं, ये जो क्षेत्र बनाए गए हैं वनों में, तो कोर जोन ऐसा होता है वहाँ पे किसी को जाने की परमिशन नहीं होती है, चाहे वो वहाँ के स्थायी निवासी हों या बाहरी निवासी हों। कोई भी जो है जो कोर जोन होता है उसमें जाने की इजाज़त नहीं होती है। हाँ, उससे रिलेटेड प्रशासनिक आदमी जो होते हैं वो लोग जाते हैं तो बस मॉनिटरिंग करने के लिए, देखभाल करने के लिए। इससे ज़्यादा उसमें न किसी को लकड़ी काटने की इजाज़त है, न किसी जीव जंतु को मारने की इजाज़त है। जीव जंतु को मारने की इजाज़त तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जो इसकी बात कर रहे हैं वहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो आवाज़ के लिए एक बार क्लियर कर दीजिए। किसी का कमेंट कोई किया नहीं है कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो कोर जोन की बात हम जब कर रहे हैं तो मैंने बताया कि वहाँ पे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ देखभाल यानी मॉनिटरिंग के लिए लोग जाते हैं। इससे ज़्यादा कोई नहीं जा सकता, वहाँ के स्थानीय निवासी हों वो भी नहीं जा सकते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं बफर जोन की। बफर जोन में थोड़ा बहुत छूट ऐसे दी जाती है कि जो वहाँ पे जो लोकल गाँव होते हैं, निवासी होते हैं, भाई उनका कहीं ना कहीं जीवन जो है जंगलों पे डिपेंड होता है कि हाँ उससे संबंधित वो होते हैं। तो उनको लकड़ियों के लिए जाना हुआ या किसी भी चीज़ के लिए अगर जाना हुआ, लकड़ी की आवश्यकता है या उनके स्थानीय हैं तो भाई खेती बाड़ी भी करते होंगे अगल बगल कहीं ना कहीं, तो बफर जोन में उनको जाने की इजाज़त होती है। बाकी पर्यटन का कोई मसला यहाँ पे नहीं होता है कि कोई घूमने चला जाए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिशन जोन की। ये ऐसा जोन होता है यहाँ पे पर्यटन के लिए, ओके क्लियर है, आवाज़ क्लियर है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन जोन की बात जो की है तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी जा सकता है, मतलब पर्यटन के लिए भी ये खुले होते हैं, लोग भी जाते हैं, घूमने फिरने के लिए भी होता है। तो ये 3 चीज़ें मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन कौन से जोन होते हैं। तीनों जोन होते हैं, सामने लिखे हुए हैं और तीनों जोन के बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया कि कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा लिख लेते हैं। गुड इवनिंग जो भी लोग जुड़ रहे हैं।
तो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि कोर जोन में क्या हो सकता है। देखिए कोर जोन में सिर्फ देखभाल की जा सकती है, ठीक है, देखभाल होती है यहाँ पे, जो वहाँ पे प्रशासनिक लोग होते हैं उससे संबंधित, वो लोग देखभाल के लिए जा सकते हैं, मॉनिटरिंग करने जा सकते हैं कोर जोन में, और किसी को इजाज़त नहीं होती है, इजाज़त नहीं है कोर जोन में किसी को भी जाने की। ओके, पूरी तरीके से ये सील्ड होता है। फिर बात करते हैं बफर जोन की। यहाँ पे सिर्फ स्थानीय लोगों को, स्थानीय लोग जो होते हैं थोड़ी बहुत लकड़ी उकड़ी काटने के लिए इनको जाने की इजाज़त होती है, बाकी यहाँ भी कोई पर्यटन जैसा मसला नहीं होता है, पर्यटन जैसा मसला यहाँ पे नहीं होता है, मतलब पर्यटन के लिए लोग नहीं जा सकते हैं, या तो स्थानीय लोग जाएंगे या तो प्रशासनिक लोग यानी जो जंगल की देखभाल करते हैं गवर्नमेंट से वो लोग जाते हैं, बाकी और कोई नहीं जाता। फिर बात करते हैं ट्रांजिटिव जोन की। तो ये ऐसा जोन है जहाँ सब लोग जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, देख रेख सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। तो यहाँ पे पर्यटन भी होता है और जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब अगर कोई घूमने की बात करता है कि ऐसी जगह पे घूमा जाए तो वो ये जोन होता है, यहाँ पे घूमने को आपको मिलेगा, यहाँ और यहाँ आपको जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये हो गई बात जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बायोस्फीयर जो होते हैं, रिजर्व जो होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ये बात हो गई। अब बात करते हैं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की संकल्पना। सबसे पहले जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया जाए तो इसकी संकल्पना किसने दी थी? तो इसकी संकल्पना सबसे पहले दी थी यूनेस्को द्वारा दी गई थी 1971 में। इसको याद रखिएगा, नोट करते चलिएगा कि यूनेस्को द्वारा ये संकल्पना दी गई थी 1971 में कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होने चाहिए। फिर बात करते हैं विश्व में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। देखिए 120 देशों के लगभग में संख्या है, एक्चुअल भी कह सकते हैं, 120 देशों में लगभग 669 यानी 669 जो है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। विश्व में कितने हैं? 669। 120 देशों का मतलब ये कि टोटली तो बहुत देश हैं, तो उनमें से लगभग 120 देश में ही बहुत छोटे छोटे देश हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। तो 120 देशों में 669 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अब बात करते हैं, आप लोग जैसे जुड़ते जाइए, लाइक और कमेंट करते जाइएगा। अगर किसी के दिमाग में कोई सवाल हो या कुछ दिख ना रहा हो, समझ में ना रहा हो, तो आप लोग लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं भारत में। भारत में 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। भारत में कितने हैं? 18 हैं, और जिसमें से 11 को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल कर रखा है। भारत में टोटल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 18 हैं, जिसमें से 11 को यूनेस्को ने लिख रखा है अपने यहाँ पे कि भाई ये बड़ी अच्छी जगह है, इनको हम अपने यहाँ पे रखेंगे। अब सबसे बात करते हैं कि सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में कौन सा है? तो सबसे पहला जो है वो कौन सा है? नीलगिरी है। नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो सबसे पहला है भारत का। तो आप लोग, मुझे लगता है किसी के दिमाग में कुछ क्वेश्चन है नहीं, तो आप लोग जुड़ रहे हैं, ज़्यादा लोग लाइक कमेंट कम आते हैं, तो अगर किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो तो वो पूछ सकता है। चलिए, आवाज़ क्लियर, सब कुछ ठीक है, ओके। तो नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है इसकी बात हम कर रहे हैं, ये सबसे पहला है। अब बात करते हैं रेड डाटा बुक की, कि रेड डाटा बुक को नीलगिरी का स्थापना जो है शायद 1986 में हुई है। सही तो है, लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन 1986 ही सही है, 86 ही सही है, ठीक है। फिर बात करते हैं रेड डाटा बुक की। रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक जो है क्यों जारी की जाती है, आप लोगों को शायद पता होगा कि जो भी जातियां प्रजातियां संकटापन्न हैं, जिनके ऊपर संकट गहराया हुआ है, देखिए बहुत तो ऐसी हैं जो विलुप्त हो गई हैं। वो मैंने कल बताया था आपको, डायनासोर, डोडो, लाल तोता और अंटार्कटिका भेड़िया, ऐसे ऐसे कुछ हैं जो पूरी तरीके से लुप्त हो गए हैं, तो उनको अब कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जो लुप्त के कगार पे पहुंच गई हैं, तो उनको तो बचाया जा सकता है ना। तो उनको बचाने के लिए जो है रेड डाटा बुक जारी की जाती है, कि उनमें उनका नाम दर्ज किया जाता है कि इनको अब संरक्षित किया जाएगा। तो रेड डाटा बुक इसीलिए जारी की जाती है, और इसको जो जारी करने वाली संस्था है वो है IUCN। IUCN के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये कौन है, क्या है। तो IUCN जो है वो रेड डाटा बुक जारी करता है, ठीक है। IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। तो ये रहा हमारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित कुछ चीज़ें। अब कौन सा छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इतनी चीज़ें मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट करते जाइएगा। जो मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर पता हो तो क्वेश्चन कमेंट करते जाइएगा, बाद में हम बताएंगे। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे उत्तरी कौन सा है कि भारत में उत्तरी छोर पर ऊपर सबसे कौन सा है? ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बारे में 4-5 है जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर है सबसे उत्तरी हो गया, सबसे दक्षिणी कौन सा है? कमेंट का वेट है कि थोड़ा सा शायद किसी को पता हो कि सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। चलिए लिखते हैं, कमेंट कर, अगर आपको पता हो तो बताते जाइएगा। सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ की घाटी आप लोग जानते होंगे ना, कच्छ का रण जो है वहीं पे है, कच्छ की घाटी। कच्छ की घाटी कहाँ पे है आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से कि कच्छ की घाटी कहाँ पे है, गुजरात में है। ये है सबसे बड़ा। फिर इससे छोटा जो है, जो इससे छोटा नहीं, सबसे छोटा जो है उसका नाम है डिब्रू सैखोवा। ठीक है, डिब्रू सैखोवा। अब आप लोग पता होगा डिब्रू से पता चल रहा डिब्रूगढ़ असम में है, तो सीधी सी बात है कि ये कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, अब सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी कमेंट नहीं आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोग ऐसे जानते जाइए कि सबसे बड़ा जो है कच्छ की घाटी है, सबसे छोटा जो है डिब्रू सैखोवा असम में है, और सबसे उत्तरी और दक्षिणी बच रहा है। तो सबसे उत्तरी है जो ठंडा होगा, तो शीत मरुस्थल है सबसे छोटा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और सबसे दक्षिणी जो है वो ग्रेट निकोबार है, जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो सबसे उत्तरी कौन सा है? तो सबसे उत्तरी है शीत मरुस्थल, इसका नाम है शीत मरुस्थल। सबसे उत्तरी शीत मरुस्थल है ये है हिमाचल में, जम्मू कश्मीर मत गलत मार दीजिएगा टिक कहीं पे, हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे दक्षिणी जो है सबसे दक्षिणी कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार है, जो कि अंडमान निकोबार में ही है। तो इसलिए ये चारों क्लियर हो गए। अब आपको सोचिए 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में हैं। 18 में से हमें जो है कितने पता चल गए? पहला नीलगिरी जैवमंडल आपको पता हो गया, सबसे पहला था, ये एक आपको याद हो गया। फिर उसके बाद करते हैं सबसे बड़ा कौन सा है? कच्छ की घाटी का है, कच्छ की घाटी का है, तो ये गुजरात में है, इसके बारे में पता चल गया। सबसे छोटा कौन सा? डिब्रू सैखोवा इसका नाम है, ये असम में, इसके बारे में पता चल गया। सबसे उत्तरी कौन सा है? शीत मरुस्थल, जो कि हिमाचल प्रदेश में, इसके बारे में पता चल गया। और सबसे दक्षिणी कौन सा है? वो है ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार में है। अब एक है और बहुत फेमस है, पूछ लिया जाता है कि कौन से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? समझ में आया? कौन सा ऐसा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है, इस वजह से इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब बात करते हैं कि कौन सा ऐसा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी, ये है पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी का आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। समझ में आ रहा है? तो सबसे सतपुड़ा की रानी किसको कहा जाता है? पंचमढ़ी को कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में। अब आप लोग सोचने की कोशिश कीजिएगा कि टोटल इंडिया में सिर्फ 18 हैं, सिर्फ 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। 11 मैंने कहा यूनेस्को में शामिल रहते हैं। दैट मीन्स कि 11 में से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। जो यूनेस्को में लिखा होगा सीधी सी बात है भाई, उससे क्वेश्चन ज़्यादा आएगा।
अब इस 11 में से मैंने आपको इस 11 में से या कहिए इस 18 में से मैंने आपको 5 यानी 4 5 ये और एक ये 5 6 तो ऐसे ही बता दिए कि ये कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं। अब 4 6 और बचे जिसको आपको याद करना पड़ेगा, बाद में बताया जाएगा जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। जो लोग आ रहे हैं गुड इवनिंग उनको, और लाइक ज़रूर करते जाइएगा। तो जैसा कि हम लोग शुरू किए थे, आज प्रदूषण पढ़ना था, लेकिन जैव विविधता का थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था, उसको मैंने आज कवर कर लिया है। हम लोगों ने उसको पढ़ लिया है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र से कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, आरक्षित क्षेत्र की संकल्पना किसने दी, आरक्षित क्षेत्र कहाँ कहाँ कितने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, रेड डाटा बुक क्या होती है, सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ेंगे वो आज पढ़ेंगे प्रदूषण के बारे में। देखिए प्रदूषण क्या होता है, मानवीय क्रियाकलाप हम कह लें, या जैसे भी करके हमारी इस प्रकृति में जो चीज़ें नुकसान पहुंचा रही हैं, बस सीधी सी बात वही क्या होती हैं, प्रदूषण होती हैं। जिससे नुकसान हो हमारे नेचर को, हमको नुकसान हो, बस वही प्रदूषण है। तो अब प्रदूषण जो है कई तरीके का होता है। एक तो होता है प्रदूषण के प्रकार हैं कि अपघटनीय, अनअपघटनीय, यानी बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये प्रदूषण के प्रकार हैं दो। एक और है प्राकृतिक होता है, मानवीय होता है। फिर इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे कि कितने प्रदूषण होते हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, चाहे वो रेडियो एक्टिव हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो। जितने प्रदूषण उनको अच्छे से हम डिस्क्राइब करके पढ़ते हुए चलेंगे। आज शुरुआत वायु प्रदूषण से करेंगे, उससे पहले इसके बारे में भी समझेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रदूषण के बारे में। देखिए प्रकृति क्या है, नेचर क्या है कि हम लोग बहुत उत्पात मचाए। ये सच है कि हमने बहुत उत्पात मचाया। हमने से मतलब हम लोगों में जो मनुष्य होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं कि ये अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने कंफर्ट जोन में जाने के लिए जो ना कर पाए वो करते चले गए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें बढ़ते चली गई कि कुछ समझ से परे हो गया कि अब कैसे सही हो कैसे गलत हो, कुछ समझ में किसी के आ नहीं रहा था। प्रकृति अपना सुधारना जानती है। वो जब देखेगी कि अत्य हो गई है, अब नहीं, इनके बस की बात नहीं है सही कर पाना, तो सीधी सी बात है वो खुद सही करना उसको शुरू करेगी। एक छोटा सा आप लोग थोड़ा सा रियलाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, बहुत अच्छा प्रकृति ने हमारे सामने पेश किया कि हम जो है इतनी ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे थे। अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो गाड़ियों के धुआं से या फैक्ट्री से जैसे भी करके बहुत ज़्यादा फैल रहा था। जो शहर के स्तर होते हैं जिनको नापा जाता है 500, 600, 800, दिल्ली जैसे शहर में जा रहा है कि यहाँ पे जहरीली हवा होती जा रही है, फॉग तक हो रहे थे, लोगों को मास्क लगा के वैसे भी चलना पड़ा, आंखें जल रही थी, बहुत नुकसान हो रहा था। फिर वहाँ हर सरकार ने अपने अपने यहाँ एक रूल निकाला कि हम गाड़ियाँ ऑड इवन में चलाएंगे, लेकिन कोई कंट्रोल कोई कर बर नहीं पा रहा था। किसी के बस की बात कुछ थी ही नहीं, प्रदूषण रुक नहीं रहा था। प्रकृति ने कहा रहो भैया, तुम्हारे बस की बात नहीं है रोक पाना, हम खुद ही रोकते हैं। उसने क्या किया, एक ऐसी महामारी, जो भी महामारी कोरोना आई, इसके बारे में बहुत से मत हैं कि चाइना से आई, उसने जानबूझ के फैलाया, कि अपने आप फैल गई, किसी को कुछ पता नहीं है। चीज़ें अभी जब आगे बढ़ेंगी तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं। फिलहाल उसको हम छोड़ते हैं, कोरोना क्या है क्या नहीं। लेकिन देखिए एक छोटा सा सोचने की कोशिश कीजिए, कोरोना आया, भारत का ही अगर हम बात करें, अपने देश की बात करें तो लॉकडाउन लगा, पहला लॉकडाउन लगा, उसके बाद महीने 2 महीने लॉकडाउन रहा। सिचुएशन ये हुई कि जितना प्रदूषण था अपने आप ख़त्म हो गया। बिहार से हिमालय दिखने लगा और हिमाचल प्रदेश से माउंट एवरेस्ट दिखने लगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एग्जांपल ऐसे ही दे रहे हैं हम, लेकिन समझने की कि सारे ना ऑड इवन की ज़रूरत पड़ी, ना गंगा साफ़ करने की ज़रूरत पड़ी, हवा अपने आप साफ़ हो गई, भाई गाड़ी रुक गई, फैक्ट्री बंद हो गई, सीधी सी बात है। मतलब प्रकृति ने अपने आप को, मुझे लगता है 10, 15, 20 साल के लिए कवर अप कर लिया कि हम अब सेफ हो गए हैं, तुम लोग फिर उत्पात मचाना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे बस की बात थी नहीं कि तुम कुछ कर सकते थे। वही गंगा जो साफ़ कर रहे थे नहीं हो पा रही थी, उसी गंगा को प्रकृति ने ऐसे साफ़ किया, मैं नहीं कहता हूँ पूरी तरीके साफ़ हो गई है, लेकिन अगर इसी तरीके चीज़ें नॉर्मल हो जाती, भगवान न करें ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता तो मुझे लगता है कि किसी नमामि गंगे परियोजना की ज़रूरत न पड़ती, गंगा अपने आप साफ़ हो जाती। फिलहाल जो गवर्नमेंट चलाती है योजनाएं वो अच्छी चलाती है। हम क्योंकि दुनिया चलेगी, इंसान चलेंगे, सब चीज़ें चलेंगी, तो गंदी चीज़ें होंगी तो उसको साफ़ करने के लिए योजनाएँ भी चलेंगी। फिलहाल इस टॉपिक से घूम के हम आते हैं अपने प्रदूषण के टॉपिक पर।
तो आज हम शुरुआत जो करेंगे वो वायु प्रदूषण से करेंगे। वो कैसे कैसे फैलता है, नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड हैं उनसे कैसे फैलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से कैसे फैलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सब जो गैसें हैं वो कैसे हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि प्रदूषण में बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं। देखिए, बायोडिग्रेडेबल की अगर हम बात करें तो ऐसे प्रदूषण ऐसी चीज़ें जो सूक्ष्म जीव, जीवाणु या यूं कहें मिट्टी में किसी भी तरीके से नष्ट हो जाती हैं तो वो क्या होती हैं, बायोडिग्रेडेबल होती हैं। जो एक थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि सूक्ष्म जीवों, जीवाणुओं द्वारा या जैसे भी मिट्टी में अपघटित हो जाती हैं, अपघटित हो जाती हैं। समझिएगा कि जो भी चीज़ें होती हैं बायोडिग्रेडेबल, सूक्ष्म जीव हो, जीवाणु हो, मिट्टी हो, इन चीज़ों से मतलब इन चीज़ों से मिलकर जो अपघटित हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें तो घर में अगर हम सब्जी छीलते हैं तो उसका छिलका हुआ, या किसान बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, पत्ती हुई या लकड़ी हुई, ऐसी चीज़ें जो अपघटित हो जाती हैं बाद में मिट्टी बन जाती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। मतलब वो अपघटनीय है, वो अपघटन हो जाता है, उनका सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, चाहे जीवाणुओं द्वारा होता है, कैसे भी होता है, लेकिन वो नुकसान नहीं करेंगी। अगर पड़ी है ज़मीन में या वो यूज़ से बाहर चली गई हैं तो आज नहीं कल कूड़ा कचरा ज़रूर है, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो ऐसे कूड़ा कचरा जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात अगर हम करें तो ऐसी चीज़ें जो नष्ट नहीं हो पाती हैं। समझ में आ रहा है? नष्ट नहीं हो पाने का मतलब है जिससे प्लास्टिक हो गई, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये नष्ट नहीं हो पाती हैं, तो ये सब बहुत नुकसानदायक होती हैं। तो जो सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं के द्वारा अपघटित नहीं होती हैं, या यूँ कहे कि ऐसी अनयूज चीज़ें जो यूज से बाहर चली गई हैं, या ऐसी चीज़ें जो हमारे प्रयोग में नहीं हैं, अगर वो उसको हम फेंकते हैं तो वो अपघटित नहीं हो पा रही हैं, तो वो अनअपघटनीय होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है हमारे अच्छे से समझ में आ गई होंगी आप लोगों के। अब बात करते हैं प्रदूषण के प्रकार की। ये भी प्रकार है, तो ये दो तरीके का होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रदूषण, एक होता है मानवीय प्रदूषण। अब नेचुरल क्या है? नेचुरल प्रदूषण, भाई प्रकृति भी प्रदूषण कैसे कर देती है, सवाल तो ये भी उठता है। सवाल उसमें उठता है, जायज़ भी है। बात यूँ करते हैं कि अगर ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो सीधी सी बात है, वहाँ जलवाष्प निकलेगी, गैसें निकलेंगी, लावा निकलेंगे, तो प्रदूषण तो होगा। भूकंप आएगा उससे भी प्रदूषण होगा, सुनामी आएगी उससे भी प्रदूषण होगा। मतलब नेचुरल, अगर जंगल में आग लग गई तो उससे भी प्रदूषण होगा। समझ में आ रहा है ना? तो प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें, जब ऐसी कोई चीज़ें हो जाती हैं जिनसे प्रदूषण उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल यानी प्राकृतिक प्रदूषण। लेकिन प्रकृति तो कभी कभी प्रदूषण मचाती है। हम हैं, सबके बाप तो हम ही बैठे हैं, हम इतना प्रदूषण कर देते हैं कि इसकी तो बेचारे को पता ही नहीं चलता कहाँ है कहाँ नहीं। मानवीय प्रदूषण में गाड़ी घोड़ा जितने चल रहे हैं इनसे जितने प्रदूषण हो रहे हैं ये हैं, फैक्ट्रियाँ हैं उनसे जितने प्रदूषण हैं वो हैं, सीवेज है, गटर है, मतलब जो चीज़ें हैं उलूल जुलूल सब मानवीय प्रदूषण है। हम करने में आगे भैया, हम करेंगे, यही है मानवीय प्रदूषण। समझ में आया? जो इंसानों के द्वारा किया जाता है वो मानवीय प्रदूषण है, जो नेचुरल तरीके से होता है वो प्राकृतिक प्रदूषण है। अब हम यहाँ तक, मुझे लगता है कि अच्छे से यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप जितने लोग जुड़े हैं, अगर क्लास अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जो है थंब जरूर कर दीजिएगा। एक बार केवल थंब भेजिएगा कि हाँ पता चले कि क्लास समझ में आ रही है। अन्यथा कुछ चीज़ें बदलाव कोशिश की जाए, या ना समझ में आ रही हो तो अच्छे समझाया जाए। तो एक बार सब लोग थंब जरूर करिएगा, ठीक है? फिर हम अब प्रदूषण से ही रिलेटेड जो इसका पहला पार्ट है वायु प्रदूषण, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है? बाकी आप लोग थंब करिए, मुझे आपके थंब का इंतज़ार है कि जितने लोग जुड़े हैं अगर समझ में आ रहा है तो करें। कुछ कम ज़्यादा लग रहा है वो भी बोल सकते हैं कि हाँ सर ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है, या समझ में नहीं आ रहा है। और प्रदूषण से हम लोग शुरू किए हैं, तो आज हम लोग अब शुरू करेंगे वायु प्रदूषण क्या होता है, कौन कौन सी गैसें हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। अच्छा, कुछ लोग जुड़े हुए हैं लेकिन मुझे लगता है वो लाइक भी नहीं किए हैं क्या? एक सेकंड देख लें तो। नहीं सही है, सॉरी, आप लोगों ने लाइक किया है, मुझे लगा शायद जुड़े ज़्यादा लोग हैं लेकिन लाइक नहीं किए हैं। सवाल किसी के दिमाग में कोई चल रहा हो, नॉर्मल सवाल कोई भी हो,
किसी से भी रिलेटेड हो कि हाँ सर ऐसी चीज़ें हो रही तो इनमें क्या हो सकता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर टाइम क्लास में बचता है तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। अब हम आज बात करेंगे जो वो करेंगे वायु प्रदूषण की बात। वायु प्रदूषण, देखिए वायु प्रदूषण की अगर बात करें तो जो चीज़ें हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर, देखिए आज तक की क्लास में हमने ईवीएस में पिछली जो क्लासेस हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप लोग अगर ना देखे हो तो देख लीजिएगा। वायु के बारे में हमने बहुत चीज़ें बात कर ली हैं कि वायु कैसे प्रदूषित होती, क्या प्रदूषित होती, कौन कौन प्रदूषित करने वाले कारक होते हैं, तो इसके बारे में बातें बहुत हो गई हैं। यानी वायुमंडल में जो भी प्रदूषण होता है वो वायुमंडलीय प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। अब वायु में प्रदूषण फैलाता कौन कौन है उसकी बात हम आज अपने टॉपिक से सीधा शुरू करेंगे, समय को ना गंवाते हुए। लोगों के थंब आ रहे हैं, ठीक है, तो जो लोग जुड़े हैं थंब कर रहे हैं। तो अब वायु प्रदूषण में सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे कि कौन सी गैस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से, कि ये गैस क्या क्या। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में, उससे कौन सी बीमारी हो सकती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो हम लोग एक साथ लिख लेंगे, आप लोग उसको नोट करते चलिएगा। वही सीधे पूछा भी जाता है, ठीक है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड दम घोटू गैस है, अंगीठी गैस है और रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या करती क्या नहीं करती है। तो फिर ये इसी को हम दम घोटू गैस भी कहते हैं। यहीं से सीधा सवाल पूछता है दम घोटू गैस किसे कहते हैं, तो वो जो सवाल में पूछता है वो वही सीधे सीधे चीज़ें हम लिखवा देंगे, फिर आपको अच्छे समझा देंगे कि होता क्या क्या है। फिलहाल जो पूछता है वो सीधे हम लिखते हैं। ये दम घोटू गैस होती है, अंगीठी गैस भी इसी को बोलते हैं, रंगहीन होती है, कोई रंग नहीं होता है इसका। अगर पूछता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। स्वादहीन, ये तीनों चीज़ भी यही होती है। एक मुख्य वायु प्रदूषक है, एक ये मतलब हवा के प्रदूषण में इसका एक अहम रोल होता है, मुख्य वायु प्रदूषक है ये, ठीक है। तो क्या हो गया, दम घोटू गैस इसी को कहते हैं, अंगीठी गैस हो गई, रंगीन हो गई, गंधहीन हो गई और मुख्य वायु प्रदूषक हो गई। आप लोग ऐसे इसको नोट करते चलिएगा, बाद में स्क्रीनशॉट ले तो सकते हैं, लेकिन फिलहाल नोट करते चलिए, ज़्यादा आसानी रहेगी आपके लिए भी। अच्छा हाँ, एक चीज़, ये हाई पॉइजनियस होती है, मतलब अति विषैली गैस होती है, बहुत विषैली होती है, अति विषैली गैस है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ तक कि कुछ चीज़ों में या रिसर्च में ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, इससे इंसान मर तो जाता है, नो डाउट मर जाएगा, क्योंकि बहुत विषैली होती है। इसको देने से कभी कभी क्या होता है कि पता भी नहीं चलता है कि ये गैस दी गई है और इंसान की मौत हो गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक में भी नहीं पता चलता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस है। इसका कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होती, कोई स्वाद नहीं होता है, यहाँ तक कि ब्रेन डेड हो जाता है इंसान का। ये पता चलता है कि आदमी का दिमाग बंद हो गया, अब ये चला गया कोमा में, पता नहीं वापस आए कि ना आए। तो ये सब काम कौन कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कर सकती है। लेकिन फिलहाल हमारे वायुमंडल में इतनी नहीं है कि हम इस सिचुएशन में पहुँच जाएँ, लेकिन इसके जो नुकसान हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हुई या ओजोन को नुकसान हो रही है, तो ये सब गैस मिलके ही जितनी है, यही सब मिलके तो वहाँ नुकसान पहुँचा रही है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट से तो सब हो रहा है। तो फिलहाल कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जो कभी सवाल पूछा जाता है तो यही 4-5 पूछे जाते हैं कि दम घोटू गैस किसको कहा जाता है, अंगीठी गैस इसी को कहा जाता है, कोई इसका रंग गंध स्वाद नहीं होता है, मुख्य वायु प्रदूषक है, एक नॉर्मल सी बात है, और अति विषैली गैस है यानी हाई पॉइजनियस भी होती है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रोजन की जितने भी ऑक्साइड है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड हुई या NO2 हुई, N2O हुई, NO हुई, NO3 हुई, जितनी भी है उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो कुछ ही चीज़ों में है, जैसे कि जो वायुयान चलते हैं हमारे जेट एयरवेज, जो वायुयान समताप मंडल में चलते हैं,
तो उनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, उसकी वजह से ओजोन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि नाइट्रोजन से नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है। अगर पूछता है कि ओजोन में एक हो रहा है, अगर ऑप्शन में कभी है तो उसका आप टिक करिएगा। वायुयान से निकलने वाली कौन सी है, तो नाइट्रोजन के जितने ऑक्साइड होते हैं वो वहीं से निकलते हैं। अम्लीय वर्षा में है, और मसूड़ा सूजन हो गया, निमोनिया हो गया, फेफड़ा कैंसर, 3 चीज़ों के लिए ये बहुत नुकसानदायक है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि जैसे हमने इसके बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं क्या, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रोजन, मुझे लगता है क्लास आज बहुत धीरे धीरे चल रही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जितने भी हैं, NO2 है या NO3 है या NO है या नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी लाफिंग गैस जिसे बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को तो लाफिंग गैस बोलते हैं। तो ये जितने भी हैं, इनमें क्या होता है, ये क्या करती हैं, वायुयान से निकलती हैं। से निकलकर ओजोन को नुकसान पहुंचाएंगी। इसके बाद अम्लीय वर्षा में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। एसिड रेन जो होती है, अम्लीय वर्षा में इनका योगदान होता है बहुत ज़्यादा। और फिर फेफड़े का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, निमोनिया, मसूड़ा सूजन, ये मेन बीमारी है जो इसकी वजह से होती है। पूछा जाता है कभी कभी, बीमारी पूछ लेता है ये किसकी वजह से होती है, जैसे कैडमियम की वजह से टाई होता है। ठीक है, तो ये सब है कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, इनसे क्या क्या सबसे मेन है इनके टॉपिक्स, वो ये हैं कि वायुयान से निकल के ओजोन को नुकसान पहुंचाएगी, अम्लीय वर्षा में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा, और फेफड़े का कैंसर, निमोनिया और मसूड़ा सूजन में भी ये अहम रोल अदा करती है। फिर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए। अब जो है हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हरित प्रभाव गैस जो होती है, प्रभाव जो है, उसमें सबसे बड़ा रोल अगर कोई अदा करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है। सवाल भी पूछा गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली कौन सी गैस है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा, ये यूँ कहें, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कौन नुकसान करती है, वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। महासागरीय जल की, जो महासागरीय जल में जो बर्फ है पिघल रही है, उनका जो स्तर बढ़ रहा है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड डाल रही है। और ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं वो तो रीज़न है ही है। तो हम अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है अच्छे समझ में आ गई होंगी। बस ये ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बाकी जो चीज़ें समझाने वाली हम बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनते रहिएगा, वो आपको समझ में आता जाएगा। और पूछता क्या है आपसे, सवाल क्या है, नोट क्या करना है, उतनी चीज़ें हम आपको लिखवा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब CO2 से क्या, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या इफेक्ट होते हैं। अभी तक कार्बन मोनोऑक्साइड हमने पढ़ी थी, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस तो है ही है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस में इफेक्ट डालती है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए लिख सकते हैं अत्यधिक उत्तरदायी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। और ग्लेशियर का पिघलना इसी से है। ठीक है, महासागर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे यहाँ का, वो इसी से है। आप लोग घबराइएगा नहीं कि कुछ चीज़ें जैसे मैच होंगी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड से भी अम्लीय वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड से भी अम्लीय वर्षा होती है।
क्योंकि ताजमहल का पीलापन का रीज़न है कि सल्फर डाइऑक्साइड वो एसिड रेन की वजह से हो रहा है। तो अगर आपको ऑप्शन देगा तो वो ऐसे ही देगा कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर अम्लीय वर्षा उसने पूछा है तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन में रहेगा, आप उसको टिक करिएगा, या तो फिर वो नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन को टिक करिएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इन चीज़ों को लेकर टेंशन मत लीजिएगा। तो ग्रीन हाउस गैस हो गई, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हो गई, तापमान वृद्धि में इसका एक बहुत बड़ा रोल है, तापमान वृद्धि और ग्लेशियर का पिघलना। ग्लेशियर पिघलना भाई, जब तापमान वृद्धि होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो महासागरीय जल का स्तर जो है वो बढ़ेगा, उससे बहुत से द्वीप नष्ट होंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी है। फिर अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप लोगों को अच्छे से, अरविंद सोलकर जी नमस्कार। सुहानी नामदेव जी ने कुछ पूछा है, पूरा लिखिए, समझ में नहीं आया कि आप पूछना क्या चाह रही हैं। ठीक है, पूरी चीज़ लिखिए कि क्या पूछना चाह रही हैं आप, तो हम आपका जवाब देते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके बारे में पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे मीथेन गैस के बारे में, यानी CH4 ये क्या क्या करती, क्या इसके नुकसान होते हैं। एक एक गैस करके पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वायुमंडल की चीज़ें जब हमें पढ़नी है, वायुमंडल में क्या इफेक्ट करता है, वायु प्रदूषण क्या फैलाता है, तो उसके लिए हमें एक एक गैस के बारे में अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट 3-4 पॉइंट सबके बनते हैं, वो नोट करते हुए चलने हैं हमको। अब बात करते हैं मीथेन की। यानी हम बात करते हैं अब CH4 की, मीथेन। इससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं भाई? देखिए, धान के खेत से और समुद्री क्षेत्र से, धान के खेत से और समुद्री क्षेत्र से, धान के खेत से समुद्री क्षेत्र के मेरा मतलब ये है जो आर्द्र भूमियाँ पाई जाती हैं, जो हमने कल पढ़ा था, तो वहाँ से, इन दोनों जगह से जो है मीथेन बहुतायत मात्रा में निकलती है। तो एक तरीके से कहें तो ये भी क्या है? प्राकृतिक प्रदूषण तो ही है, नेचुरली तो नेचर ही तो निकाल रही भाई। धान की खेती तो करनी पड़ेगी, वो एक मजबूरी है, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? चावल। ठीक है, चावल बहुत लोगों को पसंद भी बहुत होता है। तो धान से भी निकलती है, धान के खेत से निकलती है और समुद्री क्षेत्र से निकलती है। कहाँ से निकलती है? धान के खेत से। अच्छा, ये इसलिए हम लिखवा रहे हैं क्योंकि ये पूछा जाता है, सीधे क्वेश्चन पूछता है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, धान के खेत से और समुद्री क्षेत्र से। समुद्री क्षेत्र से मतलब है जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, वहीं से निकलती हैं। सुहानी नामदेव जी का मैसेज है, सर मिलेगी कहाँ? फिर अगला मैसेज है, CO गैस कहाँ मिलेगी? हमें समझ नहीं पा रहे हैं। CO गैस यानी आप कार्बन मोनोऑक्साइड की शायद बात कर रही हैं, शायद कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जा रही है। देखिए, जो प्रदूषण होता है, देखिए अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, जो परिवहन है सबसे बड़ा रीज़न है। परिवहन मतलब जो चीज़ें चल रही हैं, वो चाहे ट्रेन हो, डीजल इंजन हो, ट्रेन का डीजल नहीं, इलेक्ट्रिक नहीं, डीजल इंजन, चाहे ये जितने भी चीज़ें गाड़ियां हमारी सड़क पे चल रही हैं, ये सब एक बहुत बड़ा रीज़न है कार्बन मोनोऑक्साइड का। CO लिखा है तो मुझे उम्मीद है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जा रही है। तो परिवहन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, सर्वाधिक उत्पादन जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो परिवहन से ही होता है। मुझे लगता है आपको आपका नहीं छोड़ेंगे नहीं, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि कहाँ से मिलती है। सर्वाधिक उत्पादन इनका परिवहन से ही होता है। ठीक है, और फिर हम बात कर रहे थे कि मीथेन की से धान के खेत और समुद्री क्षेत्र से मिलती है और जलवाष्प में वृद्धि करती है। अच्छा, एक इसके मीथेन के लिए इंपॉर्टेंट जो है कि इसको कौन सी गैस और कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि मार्स गैस इसी को कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है। मार्स गैस मीथेन को ही कहा जाता है और जलवाष्प वृद्धि में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जलवाष्प वृद्धि में ये है, जलवाष्प वृद्धि में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो मीथेन का है और मार्स गैस भी इसी को कहा जाता है। अब बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसी गैस होती है और उसके क्या क्या इफेक्ट हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे।
एक एक गैस करके बताते हुए चल रहे हैं, 2-2 3-3 पॉइंट सबके बनने हैं, इससे ज़्यादा कभी पूछा नहीं जाता है। बाकी मिला के भी लोग पढ़ाते हैं, मिला के हम भी पढ़ा सकते थे कि इनसे ये होता है, ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन एक एक करके चल रहे हैं, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है लेकिन अच्छे से खत्म होगा। SO2, अब इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं? अम्लीय वर्षा में बहुत बड़ा योगदान निभाती है। अम्लीय वर्षा हो गया। ताजमहल पे जो पीलापन है का पीलापन, वो अम्लीय वर्षा की वजह से है। और अम्लीय वर्षा में SO2 यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर प्रश्न पूछता है ताजमहल का पीलापन जो है वो किस गैस की वजह से सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। इसको क्रैकिंग गैस बोलते हैं और मिट्टी की जैविक प्रक्रियाओं में कमी कर देती है। सल्फर डाइऑक्साइड की यही सब कमियां हैं कि इसको क्या बोलते हैं, मैंने बात की थी अम्लीय वर्षा हो गया, मिट्टी की जैविक प्रक्रियाओं में कमी कर देती है। मिट्टी की जैविक प्रक्रियाओं में कमी, ठीक है। और एक चीज है, इसको क्रैकिंग गैस बोलते हैं। क्रैकिंग गैस बोलते हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो मैंने इनका सवाल ये है कि कैसे पता नहीं चलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड दी गई है। एक्चुअली क्या होता है इसमें कि ये ऐसी गैस है कि इसका कोई रंग नहीं होता है, इसका कोई गंध नहीं होता, ना इसका स्वाद होता है। तो अगर ऑक्सीजन के जगह इंसान के चेहरे पे ऑक्सीजन के जगह कार्बन मोनोऑक्साइड की सप्लाई कर दी जाए तो सीधी सी बात है, गैस अंदर चली जाएगी, पता नहीं चलेगा कोई तो ऑक्सीजन की जगह गई, वो अंदर चली जाएगी, हवा है आई गई, लेकिन वो उतनी ही देर में जाके आपके सारी सिस्टम को बिगाड़ देगी, नर्वस सिस्टम को बिगाड़ देगी और इंसान इतनी विषैली होती मर जाएगा, बाद में पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या है। फिलहाल ये चीज़ें क्लास में नहीं डिस्कस करनी चाहिए। फिलहाल चलिए ठीक है, अगर वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन की वजह से वो वहाँ पे टॉपिक चला गया था तो इसका कोई, इसीलिए वो नहीं पता चलती, बस सीधी सी बात इतना समझ लीजिएगा। और अब क्या कर रहे थे हम, ये हो गई ना कि SO2 अम्लीय वर्षा हो गई, मिट्टी की जैविक प्रक्रियाओं कमी हो गई, क्रैकिंग गैस हो गई। क्या होता है ना जी कि ऐसी चीज़ें अगर जब ऑफलाइन क्लास चलती है, क्लास होती है तो उसमें बोला जा सकता है, कुछ भी पूछो कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं होती, ना कहीं रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो इसमें नुकसान हो सकता है कभी। SO2 हो गया। अब हम बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर ओजोन को कोई पहुंचा रहा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचा रही है। त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियों के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। और फ्रेयान, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो कई गैसों का मिश्रण है, तो उसमें से एक गैस होती है फ्रेयान, वो सबसे खतरनाक गैस है। सबसे खतरनाक क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कोई है तो वो कौन सी है? फ्रेयॉन है। तो सीधी सी बात है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में हम जब पढ़ने जा रहे हैं, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं CFC के बारे में। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अरे ये सब चीज़ें तो अभी हम आपको टेट सुपर टेट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो चीज़ें केवल पॉइंट टू पॉइंट चल रही, जितना आपसे पूछा जाता है बस उतना हम पढ़ा रहे हैं। अगर मैंने जब जो ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट होगी, एक वीडियो बना, फिर कुछ कारणवश नहीं बन पाया है, जब स्टार्ट होगी उसमें जब ये सब चैप्टर आएंगे ना, तब पढ़ने में मज़ा और आएगा, क्योंकि वो बहुत ब्रॉड चलते हैं। फिलहाल चलिए, अभी आपका एग्ज़ाम आ सकता है आगे चल के, सीटेट टूटेट, तो हम लोग इसको ख़त्म करते हैं पहले। तो सबसे ज़्यादा ओजोन को नुकसान पहुँचाती है, सबसे ज़्यादा ओजोन को नुकसान बीमारी में त्वचा कैंसर। अगर पूछता है कभी त्वचा कैंसर किस गैस से हो सकता है, तो त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद, ये दोनों एक रीज़न है। मोतियाबिंद, ये दोनों कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होते हैं। इसी में एक गैस होती है फ्रेयॉन। अगर पूछा कभी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सबसे खतरनाक गैस कौन सी है, तो वो है फ्रेयॉन, सबसे खतरनाक
CFC है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन में सबसे खतरनाक कौन सी है? फ्रेऑन है। ठीक है, अब जो है बस इतनी गैसें थी, इनके बारे में हमें पढ़ना था। लेड के बारे में थोड़ा सा ये होता है कि आर्सेनिक और लेड, आर्सेनिक को हटा दिए, लेड के बारे में बात करते हैं। तो लेड से क्या नुकसान होता है? तो लेड से जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है अगर लेड से, तो लेड से सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इंसान को हो रहा है तो सिर्फ नर्वस सिस्टम का हो रहा है। लेड से यानी सीसा से तंत्रिका तंत्र पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी अगर उसने पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा मस्तिष्क पर कौन प्रभाव डालता है या नर्वस सिस्टम पर कौन प्रभाव डालता है, तो कौन डालता है? आप लोग नोट कर लीजिए, सीसा। ठीक है, सीसा से कहाँ नुकसान हो रहा है? मस्तिष्क में, या यूं कहें तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र यानी इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो नर्वस सिस्टम। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई करता है तो सीसा करता है। उसके बाद वाहन, मतलब जो घर चलते हैं उनके इंजन के दहन में एक बेंजीन निकलती है। बेंजीन, ये भी सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया गया है कि बेंजीन क्या होती है, कहाँ से निकलती है। तो वाहनों के जब चलते हैं, गाड़ी मोटर चलती हैं, तो उसमें से कई गैसें निकलती हैं, उसी में से एक बेंजीन निकलती है जो कि रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर, जिसे हम ल्यूकीमिया बोलते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होती है बेंजीन। ठीक है, रक्त कैंसर के लिए अगर कोई जिम्मे उत्तरदायी है तो क्या है? बेंजीन है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बेंजीन कहाँ से निकलती है? निकलती है ये वाहनों से। ठीक है, वाहनों से निकलती है, जिम्मेदार है ये रक्त कैंसर के लिए। रक्त कैंसर यानी ल्यूकीमिया इसको बोलते हैं, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया के लिए जिम्मेदार कौन है? बेंजीन है। तो मुझे लगता है थिंक डिफरेंट जी ने भी कुछ लिखा है, बिल्कुल आप सही लिख रही हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, हमने कुछ चीज़ें आपको इसलिए नहीं बताई हैं कि जैसे होता नहीं है कि एसी से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से निकलती है, फोटोकॉपी मशीन से निकलती है। तो ये सब चीज़ें तो बहुत बेसिक सी हैं कि आपको पता है कि ये कहाँ से निकलती है। भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या फ्रेऑन है, उसी का पार्ट है, तो ये इन चीज़ों से ही निकलती है। ये तो मैंने आपको पहले की वीडियोस में अच्छे से बता ही दिए हैं कि ये कहाँ से निकलती है। तो इसलिए मैंने ये आज नहीं बताया कि ये गैस निकलती कहाँ से, क्योंकि बार बार वही रिपीट होगा तो मज़ा नहीं आएगा। फिर आपको ये लगेगा ना कि बस वही रिपीट चल रहा है यार, बार बार उसी का नाम आता है। जैसे एक है ना कि एक इंटर में चैप्टर है हिंदी का, तो उसमें है गागर में सागर भर दी। अब आया उस पर निबंध लिखने को, तो एक लड़के ने क्या किया कि जब लिखता था कि कभी इसमें ऐसी ऐसी गुणवत्ता बता रहा है कि जैसे लग रहा है गागर में सागर भर दी। फिर उसने एक पेज में कम से कम 10-20 बार गागर में सागर भर दी। तो अब सीधी सी बात है, अगर वो किसी के सामने चेक करने के लिए जाएगा तो जब एग्जामिनर देखेगा कि अच्छा ये लिख रहा है इतनी क्वालिटी हुई, ये हुआ या हुआ कि गागर में सागर भर दी, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, गागर में सागर भर दी। तो इसलिए मेरा सिर्फ कहने का इतना मतलब है गागर में सागर भर दी से कि मैंने आज आपको ये नहीं बताया कुछ चीज़ें जो मैंने पहले बता दी थी कि फ्रिज से, फोटोकॉपी मशीन से, वॉशिंग मशीन से, एसी से जो गैसें निकलती हैं हमने डिस्कस कर लिया था, इसलिए उसको आज नहीं बताए हैं। बाकी आप लोगों को जानकारी तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छी चीज़ है, आप लोग बताते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। और फिर ठीक है, आपको मेरी बात मुझे लगता है पूरी समझ में आ गई होगी। एक और होता है कैडमियम से क्या होता है, तो कैडमियम से होता है क्या, बस यहीं पे शायद हमें लगता है आज रुकना भी पड़ेगा क्योंकि टाइम भी हो रहा है। कैडमियम से इटाई रोग हो जाता है, ठीक है, इटाई रोग हो जाता है। और हार्ट संबंधी मतलब हृदय संबंधी बीमारियां, हृदय संबंधी बीमारी ये भी होती है कैडमियम से। अब ये मत समझ लीजिएगा किसी का दिल टूट गया तो उसके मतलब कैडमियम की कमी आ गई है ना। तो दिल टूटने से नहीं कैडमियम की कमी आती है, वो है कि जिसकी वजह से हृदय संबंधी बीमारी होती है। बाकी भाई हृदय संबंधी बीमारी बहुत लोगों को होती है तो वो अलग चीज़ें हैं, बाकी ये अलग चीज़ है। तो जैसा कि हमने आपको जो स्टार्ट किया था अपनी श्रृंखला पूरी आप लोग अपने सिलेबस में नोट करते जाइएगा। मुझे लगता है पॉइंट टू पॉइंट हम चल रहे हैं बिल्कुल। जो चीज़ें एक दो चीज़ जैसे पिरामिड अगर मैंने छोड़ा था, कार्बन चक्र छोड़ा था, वो मैं एक वीडियो में बताऊंगा, इसलिए मैंने उसको रोक के रखा हुआ है। बाकी मुझे लगता है बिल्कुल सीरियल वाइज चल रहा है। मुझे नहीं लगता है ज़्यादा दिन क्लास भी चलने वाली, क्योंकि इतना ज़्यादा जब ऑफलाइन क्लास होती है तो चीज़ें कम कवरअप होती हैं, ऐसे में क्या होता है बहुत ज़्यादा कवरअप होती हैं, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी तेज ख़त्म भी हो रहा है, बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे।
तो आज हम लोग वायु प्रदूषण के साथ यहीं पे रुकेंगे, फिर कल हम लोग अपनी क्लास में जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जितना खत्म कर पाएंगे प्रदूषण के बारे में उतना खत्म करेंगे। तो भैया प्रदूषण हम भी ज़्यादा ना फैलाएं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, और किसी के दिमाग में अगर कोई सवाल हो तो आप बेहिचक पूछ लिया करिए। अगर कभी मान लीजिए कुछ मुँह से आप लोगों के बारे में नहीं निकलता है, लेकिन मान लीजिए कुछ समझाते हुए निकला तो बुरा मत मानिएगा, उसके लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। और मुझे लगता है कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे जो कि शायद आज से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा था, अब सब नॉर्मल है। तो ठीक है, गाइस, आज क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू क्लास।